नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जिसमें अभी सीज़फायर का दौर चल रहा है, तो अभी ऐसे हम लोगों को कौन सी 8 चीज़ें जो हैं जो इस युद्ध से ईरान की जो स्ट्रैटेजी है उससे हमें सीखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम मैं इस टॉपिक को लेकर के मैं 8 ऐसे पॉइंट को लेकर मैं डिस्कस करूँगा जो कोई किसी भी देश को उनसे सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ऐसा क्यों सीखना चाहिए, ऐसा क्या है? देखिए, जब भी कभी युद्ध होता है, तो अगर दूसरे देश लड़ रहे हैं, तो अगर आप दूसरे देशों को अगर आप उनको देखते हैं, तो सिर्फ न्यूज़ मत देखिए, उसके पीछे की जो जो किस तरीके की स्ट्रैटेजी लोग फॉलो कर रहे हैं, जब आप इसको देखेंगे, तो आपको पता चलता है कि मतलब कि दूसरे के युद्ध से सीखिए, है ना? तो हर देश के भी मतलब जो भी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। तो जैसे सबसे पहले जो मैं 8 पॉइंट में लेकर के आया हूँ और मैं सबसे इस पॉइंट्स के अंतर्गत मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला तो ये है कि कभी भी सबसे पहली चीज़ है कि आपको कभी भी अपने दुश्मन पे या जिससे आप कम्पीट कर रहे हैं उसकी कभी भी मतलब डिसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपको उन पे भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपने देखी तो अमेरिका ने क्या किया था कि हर बार वो टॉक्स चल रही होती हैं और उसी दौरान वो हमला कर देता है। और ये ऐसा नहीं, एक बार नहीं, पिछले साल भी जब 12 डे वार हुई थी तब भी यही हुआ था। और इस बार जब ये मतलब जब ये चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी ओमान में, तब भी सेम यही स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी। तो हर बार ये क्या करते हैं कि अमेरिका ने क्या किया, ये डिसेप्शन, स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन जिसको बोला जाता है, धोखा देना। तो ये करते हैं कि ध्यान बटाते हैं, टाइम बाई करते हैं, और जब जिनकी तैयारी इनकी तरह पूरी हो चुकी होती है, तभी सडनली हमला कर देते हैं। जब सामने वाला जो है उसके गार्ड्स डाउन होते हैं, वो थोड़ा-सा मतलब होता है कि टॉक्स चल रही हैं, तो कोई आदमी, जनरल प्रैक्टिस होती है कि जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब टॉक्स चल रही होती है तो उसमें उन्होंने कोई हमला नहीं करता है, लेकिन अमेरिका ने किया है। तो ये चीज़ कभी भी एक सबक है कि कभी भी हमला अब ईरान जब उस सीज़फायर चल रहा है, तो उस दौरान भी उसने अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए हैं। तो ये बहुत अच्छा उसने सीखा और ये सब देशों को इसे सीखना चाहिए। दूसरी जब हम बात करते हैं कि कभी भी अपने पत्ते कभी भी एक साथ मत खोलिए। जैसे कि अगर आपने देखा कि उसने, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था, वो स्टेप बाय स्टेप उसने अपने फॉलो किए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया। फिर उसके बाद अगर आपने देखें तो उनके जो प्रॉक्सी थे, हमास हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, या हूती जो हो गए यमन के, तो इन्होंने क्या किया कि वो आपने देखा कि 30 दिन जब से युद्ध चल रहा था तब से वो बिल्कुल हरकत में नहीं थे, वो पूरी तरह साइलेंट थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब वो युद्ध जब हो रहा था, तो उसके बाद उन्होंने फिर जब वो 30 दिन निकल गए, तब उन्होंने देखा कि हाँ, अब उनको हिजबुल्लाह को एक्टिवेट हुआ, इधर हूती विद्रोही थे वो एक्टिव हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। और अगर आप देखिए तो उन्होंने जैसे इसी तरह से उन्होंने हथियारों में भी किया। शुरुआत में उन्होंने जब नया-नया युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी इतने अच्छे से बनाई थी, उनको पता था कि जो जिससे उनका मतलब सामना है, वो सबसे बेस्ट मिसाइल, सबसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उसकी मतलब कि इंटरसेप्ट उनकी मिसाइल्स हो सकती हैं। तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो सबसे सस्ते हथियार थे, सबसे सस्ते ड्रोन्स थे, पहले उनको भेजा नंबर्स में, ताकि वो एक तरीके से उनकी कैपेसिटी जो है मतलब उनकी रीच हो जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी अच्छी मिसाइलों को बाद में यूज़ किया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक था कि अपने सारे पत्ते किसी भी सिचुएशन में कभी भी हमें अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने चाहिए। हमेशा अपना ट्रम्प कार्ड हमेशा छुपा के रखना चाहिए, और उसका सही समय पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर डिफेंस फोर्सेस। देखिए, जब आज हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जब ये युद्ध जब स्टार्ट हुआ, उसके पहले ही दिन जो है 48 घंटे के अंदर जो उनके सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खामनी, उनकी हत्या हो गई। लेकिन जो उन्होंने आईआरजीसी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिस तरीके से उन्होंने किया हुआ था, वो पूरी तरीके से उनके साथ में खड़े रहे। वो उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, ब्रूट फोर्स के साथ वो मतलब उनका मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जब स्टार्टिंग में आप किसी भी देश से तुलना करिए, जब एकदम से कोई उनका सुप्रीम लीडर चला जाए और रिलीजियस देश का सुप्रीम लीडर जो हो, तो कितना एकदम अच्छे से अच्छे लोगों का भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन इस जो आईआरजीसी में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू तभी निकली जब उन्होंने इतने बड़े इंसिडेंट से निकल के उन्होंने पूरी ताकत और पूरे मनोबल के साथ उन्होंने सामना किया। तो ये बहुत बड़ी एक वो है। इसके बाद चौथे जब हम पॉइंट बात करेंगे तो
अपने अपने जो अलाइंसेस है उन पे हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अलाइंसेस जैसे कि आपने कंट्रीज़ के साथ किया था, जो अपने देशों के साथ जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, भारत के साथ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने जो अपने अलाइंसेस थे जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इन पे जो किए और भी जो संगठनों पे इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो वो एक तरीके से इनको सपोर्ट वो किया, फ्रूटफुल उनके लिए हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कभी भी आप हैं, आप देखिए आप एज ए कंट्री आप अगर बिल्कुल आइसोलेशन में चलेंगे, जैसे आपका तो देश में बाइकआउट वैसे भी हो चुका है, आपको उन्होंने आपने देखा कि अमेरिका ने उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत तरीके के सैंक्शंस लगा रखे थे, उनको एक तरीके से कम्युनिटी से बिल्कुल अलग थलग कर रखा था, फाइनेंशियल सिस्टम उनको बाहर कर रखा था, ट्रेड से बाहर कर रखा था। तो अगर आप ऐसे समय में जब आप ऑलरेडी बिल्कुल मार्जिनलाइज रहे हैं, आपको बिल्कुल आपको अलग थलग किया हुआ, तो जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप पूरी कद्र करें, उनको पूरी तरीके से अपने अलाइंसेस को मजबूत करें। इस चीज़ का फ़ायदा ईरान को बाद में बहुत हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा आप रखें कि आपके जो मित्र हैं उनके साथ हमेशा बने रहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि देखिए जब आप अपने से बड़े दुश्मन से लड़ते हैं, जब मैं पाँचवें पॉइंट लेके आने वाला हूँ कि जब आप अपने से बड़े दुश्मन से लड़ते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी जो है बहुत स्ट्रैटेजी पे आप अपना अच्छा फोकस करिए। स्ट्रैटेजी आपकी समझ लीजिए कि युद्ध जो है मैदान में तो लड़ा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा लड़ा जाता है कि उसके पीछे कितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी करी है। जैसे हम लोग की एक कहावत कही जाती है कि जितना ज़्यादा आप अपनी तैयारी पे अपना पसीना बहाएंगे तो आपका युद्ध में आपका खून कम बहेगा। और देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी जो ली थी कि अमेरिका का सामना जो ईरान का जो सामना था वो अमेरिका के साथ था और इजराइल के साथ था। अमेरिका जहाँ पे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके पास बजट बहुत ज़्यादा है, ईरान जिसके पास इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, उसका इनोवेशन उसका भी बहुत तगड़ा है, तो इससे ज़्यादा ताकतवर कौन देश है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपने स्ट्रैटेजी को इस तरीके से किया कि युद्ध को उसने महंगा कर दिया। एक तरीके से युद्ध को कैसे उसने महंगा किया कि उसने आज के समय जब उनकी महंगी थार्ड है, पैट्रियट मिसाइल है अमेरिका की, वो इतनी महंगी होती है, उनकी कीमत कम, उसकी मान के चलिए कि अगर 100 रुपये की है तो इनकी तो 1 रुपये की मिसाइल है। इस तरीके से मतलब ये एक मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उन्होंने तो एक तरीके से उनके एक सस्ते ड्रोन को 20,000 30,000 के ड्रोन को डॉलर के ड्रोन को मारने के लिए उनको अपने 2-2 3-3 करोड़ डॉलर की मिसाइलें लगानी पड़ रही हैं। तो इस तरीके से उसने क्या किया, इनको लड़ना बहुत महंगा कर दिया। इसके अलावा उसने एक चीज़ और कि एक सबक और सीख सकते हैं। छठा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा अपने दुश्मन की वीकनेस को आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। वीकनेस मतलब दुखती नब्ज को अगर आप पकड़ेंगे उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। जैसे कि अमेरिका की क्या वीकनेस थी, अमेरिका की वीकनेस है क्योंकि उसके जितने भी उसके बेसिस थे, जो मिलिट्री बेसिस थे, एयर बेसिस थे, जो बाकी खाड़ी देशों में हर देश में आप सबको पता है कि 800 से ज़्यादा उसके एयर बेसिस हैं, उनको उसने हमला किया। इसके अलावा उनके जो अलायंसेस थे उनके साथ क्या उनकी वीकनेस थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपने देखा कि इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो सब अमीर देश हैं, तो उनके लिए अगर आप मतलब उनके लिए अगर रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, अगर उनकी जो सिक्योरिटी और इन सब पे अगर आपने खतरा पैदा कर दिया, तो वो एक तरीके से उनकी दुखती नब्ज़ थी, जिससे अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि आपने हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारे जो बेहतरीन जो अच्छे मतलब कि आपने लगा रखे थे, सेटअप किए हुए थे, वो धीरे धीरे सब ध्वस्त हो गए। तो उसने इस तरीके से एक तरीके बहुत तगड़ी चोट दी है। दूसरा चीज़ है, अब मैं अगर 8वां पॉइंट पे बात करूँ, हाँ 7वां पॉइंट अगर बात करूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, 7वां पॉइंट में अगर बात करता हूँ तो वो है कि फाइट इन योर ओन टर्म्स, फाइट इन योर ओन ग्राउंड। इसका मतलब ये है, आप कोई भी युद्ध हो उसको आप अपने कोशिश करिए कि आपके टर्म्स पे हो, मतलब आप दूसरे के ट्रैप में मत आइए, आप दुश्मन को अपने ट्रैप में खींचिए। जैसे कि ईरान के साथ सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मददगार है, वो है उसका टेरेन। वहाँ का जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि वहाँ पे एक हर तरीके की चीज़ आपको मिलेगी, और वहाँ पे पहाड़ भी हैं, 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, समुंदर भी है, उसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन भी है, जंगल भी है, ठंडी भी है, गर्म जलवायु भी है, सब कुछ रेगिस्तानी भी है, तो हर तरीके की चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि तो वो हम अमेरिका को बार बार इन्वाइट कर रहा है कि आप आओ हमारे यहाँ ग्राउंड इन्वेजन करो, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन में चला गया तो ये ईरान या और देशों की तरह नहीं है कि यहाँ पर आप जाएंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको कवर्स चाहिए, आपको वहाँ की टेरेन के हिसाब से ढलना पड़ेगा, आपको बहुत चाहिए, और इतना वहाँ पर टाइम नहीं है। तो इसमें उसने
अब जैसे युद्ध में जा नहीं सकते, लंबा युद्ध अगर करते हैं तो अभी मिड इलेक्शन है अमेरिका में, तो ये एक तरीके से उसने अपने टर्म्स पे लड़ाई चुनाव, ये मतलब युद्ध करा है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और 8वां पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो मतलब है कि नैरेटिव वॉर। नैरेटिव वॉर क्या होता है कि देखिए युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता है, मैदान के अलावा वो लड़ा जाता है आपको कि आप नैरेटिव्स कैसा चल रहा है। तो ईरान को जो भी उसका ट्विटर हैंडल, जो भी उसकी सोशल मीडिया को जो लोग करा रहे हैं, जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं वो नैरेटिव वॉर बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका को सबको पता है कि जब अमेरिका किसी से युद्ध करता है तो नैरेटिव पहले से बिल्ड करना शुरू कर देता है। तो उसके साथ अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको नैरेटिव वॉर भी जीतना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप नैरेटिव में कमज़ोर पड़ जाएँगे तो मान के चलिए कि आपको 50% आपका मनोबल वैसे ही डाउन कर दिया जाएगा। तो इस बार क्या हुआ, आपने देखा कि बहुत अच्छे-अच्छे मीम्स चल रहे हैं, रील्स चल रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके जो मीडिया में पूरी तरह से आया। आपने कभी देखा हो तो भले अमेरिका बहुत अच्छे से लड़ रहा है, अमेरिका को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन नैरेटिव वॉर में सबको पता है कि नैरेटिव वॉर इस वक्त जो है वो ईरान के फेवर में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने जो आपको 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए कि किस तरीके से ईरान से हम लोग सीख सकते हैं या कोई भी देश सीख सकता है, तो इस समय बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ना? बड़ी-बड़ी मिसाइलों का ज़माना चला जा चुका है, अभी मिसाइलों का भी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है नई-नई चीज़ों में ड्रोन्स आ रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो जितना ज़्यादा अडॉप्ट करेगा, ना अपनी प्रैक्टिसेस को जितना सुधारेगा, वही देश आगे डोमिनेट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।